मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मोशन क्या होता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही होती है जैसे जैसे टाइम पास करता है, तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। इस चीज़ को थोड़ा और बेटर समझने के लिए हम थोड़ा सा मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारे पास रोड है और रोड पे चलाने के लिए एक कार भी है, ठीक है, किस्मत अच्छी है। तो अब ये कार आगे मूव कर रही है तो हम कहेंगे ये कार मोशन में है, ठीक है, हम क्या कहेंगे, ये कार मोशन में है। अब इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, लेट्स से कि इस कार ने मोशन करते हुए 5000 मीटर्स की डिस्टेंस को ट्रैवल किया और इस कार की जो लेंथ है वो है 3 मीटर्स, ठीक है। तो क्या हम ये मानेंगे इस कार ने अभी 5000 से 3 मीटर्स कम कवर किया डिस्टेंस, या फिर ये कार जब थोड़ा सा आगे निकल जाएगी इस साइड तब हम कहेंगे अच्छा कार ने अब जा कर के 5000 मीटर्स को कवर किया। तो यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा उसकी लेंथ अगर उसके डिस्टेंस ट्रैवल के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है अपनी लेंथ के कंपैरिजन में, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कार है, कार ने कितना ट्रैवल किया, कार ने ट्रैवल किया है 5000 मीटर्स की डिस्टेंस को और कार की लेंथ क्या है, सिर्फ 3 मीटर्स। सो 3 मीटर्स 5000 मीटर के सामने कुछ भी नहीं है, हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे केस में हम अपने ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे और हम सिर्फ सिंपली ये कहेंगे कार ने 5000 मीटर्स की डिस्टेंस को ट्रैवल किया। अब एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास एक ट्रेन है, करेक्ट, हमारे पास एक ट्रेन है। अब ट्रेन जो होती है वो नॉर्मली इंडिया में 600 700 800 मीटर्स के अराउंड की होती है, राइट। तो लेट्स से जयपुर से कोई ट्रेन आ रही है दिल्ली, तो हम ये नहीं कहते हैं कि ट्रेन का पहला डब्बा दिल्ली में आ चुका है, ट्रेन का दूसरा डब्बा अब दिल्ली में आ रहा है, या ट्रेन का तीसरा डब्बा अब दिल्ली में आ रहा है। हम सिंपली ये कहते हैं कि पूरी की पूरी ट्रेन दिल्ली में आ चुकी है, क्योंकि दिल्ली से जयपुर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो अराउंड आई थिंक 600 किलोमीटर्स के लगभग होगी, राइट। और जो ट्रेन की लेंथ है वो 600 या 700 मीटर, वो 600 किलोमीटर्स के अगेंस्ट बहुत ही कम है। तो हम सिंपली ट्रेन को इस केस में पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर वही ट्रेन 50 60 या 100 या 200 या लेट्स से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जैसे डिस्टेंसेस कवर करेगी, जो कि उसकी लेंथ के सामने बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि उसकी लेंथ से कुछ 2 या 3 या 4 गुना ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में हम ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कंसिडर कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी हमारी, पॉइंट ऑब्जेक्ट की सिंपल डेफिनेशन है, एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट when the size of the object compared to the distance covered by the object is negligible, correct। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है मोशन को समझने के लिए कि मोशन किस तरह से होता है, हम किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, वो होता है पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो किसी के लिए हम मोशन में हो सकते हैं, किसी के लिए हम रेस्ट पे हो सकते हैं। इसको और बेटर तरीके से समझना थोड़ा इस तरह से इजी रहेगा कि जैसे तुम मुझे देख रहे हो, राइट, तो मैं अभी तुम्हारे हिसाब से रेस्ट पे हूँ क्योंकि मैं मूव नहीं कर रहा हूँ, करेक्ट। लेकिन अगर हम बात करें अर्थ ऑलरेडी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है और सन के अबाउट रिवॉल्व कर रही है, इसका मतलब मैं मोशन में हूँ। तो क्या कोई ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट पे हो सकता है, यानी जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, जिन्हें हम स्टेशनरी समझते हैं, लेट्स से कि मेरे सामने ये माइक रखा हुआ, मैं अगर सोच रहा हूँ ये स्टेशनरी है तो ये एक्चुअली मोशन में है, राइट, बट मेरे रिस्पेक्ट में ये स्टेशनरी है, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से हम समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक बस है, अब बस में कई पैसेंजर्स होते हैं, राइट। सो लेट्स से हमारे पास 2 पैसेंजर्स हैं, एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है श्याम। सो राम और श्याम दोनों बस में जा रहे हैं, करेक्ट। अब राम और श्याम एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, राम के रिस्पेक्ट में श्याम भी रेस्ट पे है और श्याम के रिस्पेक्ट में राम भी रेस्ट पे है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बस मूव कर रही है, इसका मतलब दोनों ही मोशन में। इसको थोड़ा सा और ईजी बनाते हैं। एक आदमी है, वो रोड किनारे चेयर लगा के बैठा है, क्यों बैठा है पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। तो अब ऑब्जर्व करते हैं, देखो बस क्या है, बस इज इन मोशन, राइट। सो ये आदमी कह रहा है कि राम और श्याम दोनों मोशन में है, लेकिन राम क्या कह रहा है, मैंने श्याम को देखा और श्याम बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था, सो श्याम रेस्ट पे है। और श्याम कह रहा है मैंने राम को ऑब्जर्व किया और राम की पोजीशन जो है वो मेरे रिस्पेक्ट में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, तो राम भी रेस्ट पे है। तो अब इसमें सच्चाई कौन बोल रहा है, ये आदमी जो सड़क किनारे बैठा है या ये जो 2 लोग हैं जो बस में ट्रैवल कर रहे हैं। एक्चुअली बात ये है दोनों सच बोल रहे हैं, दोनों के पर्सपेक्टिव की बात है। इस आदमी ने अपना रेफरेंस फ्रेम किसको माना है,
इस आदमी ने अपना रेफरेंस फ्रेम माना है रोड को, और इन लोगों ने अपना, राम और श्याम ने अपना रेफरेंस फ्रेम किसको माना है? बस को। ठीक है, तो रेफरेंस फ्रेम का मतलब हम रेफरेंस फ्रेम उस फ्रेम को कंसिडर करते हैं जो हमें स्टेशनरी लगता है। ठीक है, सो इस आदमी के हिसाब से रोड स्टेशनरी है, सो इसने विद रिस्पेक्ट टू रोड या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस पूरे मोशन को ऑब्जर्व किया। ठीक है, कि ग्राउंड स्टेशनरी या फिर ग्राउंड पे कोई चीज़ है जिसको ये कंसिडर कर रहा है अपने रेफरेंस फ्रेम के लिए। और वहीं पे बस पे बैठे हुए राम और श्याम को क्या लग रहा है कि भाई हम तो स्टेशनरी बैठे हुए हैं और बाकी सारी चीज़ें पीछे जा रही हैं। इसको हम और ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे जब हम ट्रेन की बात कर रहे होंगे। ट्रेन में हम सब ने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही हम ट्रेन के अंदर देखते हैं तो हमें लगता है सब कुछ तो स्टेशनरी है, हमारे आसपास जो लोग बैठे हैं बिल्कुल ही स्टेशनरी, कोई मूव नहीं कर रहा है, राइट। लेकिन जैसे ही हम ट्रेन के बाहर देखते हैं तो हमें लगता है कि सारी चीज़ें पीछे जा रही हैं और हम स्टेशनरी हैं, मतलब हमारा पर्सपेक्टिव नहीं चेंज होता। हमें लगता है ट्रेन के अंदर की सारी चीज़ें स्टेशनरी हैं और ट्रेन के बाहर की सारी चीज़ें वो पीछे के डायरेक्शन में जा रही हैं, क्योंकि हमारा रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? ट्रेन होता है। हमको ऐसा लगता है, हमें ऐसा फील होता है कि ट्रेन जो है वो रेस्ट पे है, और ये होना गलत भी नहीं है, ये सारी की सारी बात पर्सपेक्टिव की है। और वहीं पे कोई आदमी अगर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो उसे क्या लगता है कि ट्रेन आगे जा रही है, ट्रेन में बैठे हुए सारे लोग मोशन में है, वो आगे जा रहे हैं, करेक्ट। सो इसको समझने के लिए हमें कुछ सिस्टम्स को समझना पड़ेगा। रेफरेंस फ्रेम को समझने के लिए हमें कुछ सिस्टम्स को समझना पड़ेगा। तो जनरली हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ नंबर लाइन से डील करने वाले हैं। अब नंबर लाइन एक ऐसी चीज़ है जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, बीच में जीरो होता है, हम सबको पता है। राइट साइड में कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में कुछ निगेटिव इंटीजर्स लाई करते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा नंबर लाइन का यूज़ करके हम किस तरह से समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजिशन चेंज हो रही है या नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2D या 3D मोशंस की, तो हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करना पड़ेगा। अगर 2D मोशन की बात करते हैं तो हम सिर्फ दो एक्सिस के अलॉन्ग मोशन को स्टडी करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट की पहले पोजीशन थी वो एक्स वाई थी, मतलब लेट्स से 1,2 हो सकती है, उसके बाद उसकी पोजीशन चेंज हुई और कोऑर्डिनेट्स भी उसके चेंज हो गए। या फिर अगर 3 डायमेंशन में बात करें तो वो एक्स वाई जेड हो जाएगा। उसी तरह से पोलर कोऑर्डिनेट्स या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो उसमें हमारे पास आर, थीटा और फाई होता है। ठीक है, तो इन्हीं सिस्टम्स को अगर मैं टाइम के साथ कंबाइन करूँ, यानी कि मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन देख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट पहले किसी पॉइंट पे था और अभी कुछ टाइम बीत गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट ने अपना ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज की, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो गए, नंबर लाइन पे उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट पे बात करूँ, पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, कोऑर्डिनेट्स अलग होंगे, या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी उसके कोऑर्डिनेट्स अब अलग होंगे। तो मैं कह पाऊँगा ऑब्जेक्ट मोशन में। अब इसको हम रिलेट कैसे करेंगे हमारे केस से, तो सिंपली मैं नंबर लाइन के थ्रू इसको रिलेट करूँगा। सो यहाँ पे हम क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे कि मैं बस को अभी हटा देता हूँ। पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेट से कुछ -9 पे थी। अभी ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी लाइफ सिर्फ टेक्निकल ग्लिचेस से भरी हुई है। कभी मेरा वर्चुअल कैम नहीं काम कर रहा है, कभी मेरे जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जा रहा है, या फिर कभी मेरा सॉफ्टवेयर क्रैश हो जा रहा है। क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने विंडोज़ को भी री इंस्टॉल किया, मतलब हर वो चीज़ ट्राई कर ली है, फिर भी कुछ ना कुछ इशू हो रहा है। मैं बहुत ही डेस्परेटली एक वीडियो अपलोड करना चाहता था, सो आई थिंक दिस विल डू द जॉब। हाउएवर दिस वीडियो इज़ नॉट अप टू द मार्क दैट आई हैव एक्सपेक्टेड, बट ठीक है चलो। सो दिस वॉज जस्ट लाइक अ पायलट वीडियो, जस्ट स्टे ट्यून। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू इन्फॉर्म यू इज दैट कि मेरे पास एक ऐसा टूल है जो सारी टेक्निकल ग्लिचेस को हैंडल करने में मेरी बहुत हेल्प करता है, और वो है क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि इन टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से मेरा दिमाग हो जाता है बहुत ख़राब, और ये जो है थोड़ा सा मेरा दिमाग को सही करने में हेल्प करता है। थोड़ा क्या, काफ़ी करता है। चलो, आई नीड सम पर्सनल मी टाइम विद दिस थिंग। बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स। आई होप आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू विद सम क्वालिटी कंटेंट at regular intervals this time.